अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मास्टर बजटिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 12 है। और इस लेक्चर के अंदर हम गैरिसन नोरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एडिशन 15 है, उसका चैप्टर है 8 मास्टर बजटिंग और एक्सरसाइज है 8.1, जिसके अंदर हम कैश बजट का एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें आपको जो ज़्यादातर डेटा दिया हुआ है वो मिसिंग फिगर्स का दिया हुआ है, वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। इससे पहले लेक्चर में भी हमने कैश बजट बनाना सीखा था, लेकिन उसके अंदर हम पूरा कैश बजट बना रहे थे। यहाँ पर आपके पास तकरीबन 4 क्वार्टर का और 1 साल का कैश बजट बनाकर दिया हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे मिसिंग फिगर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, उनको आपने फिल करके दिखाना है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद इस तरह की वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो कह रहे हैं कि आ कैश बजट बाय क्वार्टर इज गिवन बिलो फॉर आ रिटेल कंपनी 1000 ओमिटेड, ठीक है ना, यानी कि जो एक नंबर है उसमें दिया हुआ है, इन सब का मतलब ये होगा कि ये 1000 के अंदर है, बस जीरो जो है वो ओमिट किए हुए हैं। द कंपनी रिक्वायर अ मिनिमम कैश लेवल ऑफ एटलीस्ट 5000 टू स्टार्ट ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर स्टार्ट करने के लिए कंपनी का मिनिमम जो कैश होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो $5000 होना चाहिए। मतलब $5000 से कम ना हो, 5000 हो या उससे ज़्यादा हो तो बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बिगिनिंग कैश बैलेंस पहले क्वार्टर का 6000 है, सेकंड का पता नहीं, थर्ड का नहीं पता, फोर्थ का भी नहीं पता और एयर का भी नहीं पता, अभी पता लग जाएगा। कलेक्शन जो है वो आपको नहीं मालूम, पहले क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर की नहीं मालूम, थर्ड क्वार्टर की 96 और फोर्थ क्वार्टर की भी नहीं मालूम। टोटल ईयर की कलेक्शन 323 है। इसी तरीके से कैश अवेलेबल भी हमें 3 क्वार्टर और 1 ईयर का मालूम नहीं है। डिसबर्समेंट की बात करें तो इन्वेंट्री हमें थर्ड क्वार्टर की मालूम नहीं है कि कितनी परचेज की, और ईयर की मालूम नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हमें पहले क्वार्टर के मालूम नहीं है और इसी तरीके से फोर्थ क्वार्टर के मालूम नहीं है। इक्विपमेंट की बात करें तो हमें फोर्थ क्वार्टर के इक्विपमेंट का नहीं पता कि हमने कितने इक्विपमेंट परचेज किए हैं, और डिविडेंड्स हमें टोटल नहीं पता, यहाँ हर क्वार्टर का टोटल मौजूद है तो ईयर का मालूम हो जाएगा। इसी के बाद टोटल कैश डिस्बर्समेंट जो है वो पहले क्वार्टर की नहीं मालूम, थर्ड की नहीं मालूम, फोर्थ की नहीं मालूम और ईयर की नहीं मालूम। इसी तरीके से जो आप टोटल कैश अवेलेबल में से जब आप डिस्बर्समेंट माइनस करते हैं तो एक्सेस या डेफिशिएंसी आती है, तो वो सेकंड क्वार्टर की नहीं मालूम, फोर्थ की नहीं मालूम और ईयर की नहीं मालूम। इसी तरीके से जब आपने फाइनेंसिंग की तो बोरिंग्स जो पहले क्वार्टर में की नहीं मालूम, इंटरेस्ट आपके पास पहले क्वार्टर में आप नहीं दे रहे थे, तो टोटल फाइनेंसिंग कितने की हुई वो पता लगाना है और एंडिंग कैश बैलेंस कितना रहेगा। बस ये याद रखेंगे 5000 तो होना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर में आपने बोरिंग की 15000 की और टोटल फाइनेंसिंग आपको यहाँ पर मालूम नहीं, इंटरेस्ट यहाँ भी नहीं दे रहे, टोटल एंडिंग बैलेंस नहीं मालूम, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है नहीं मालूम, टोटल फाइनेंसिंग कितनी है नहीं मालूम और इसी तरीके से कैश का एंडिंग बैलेंस नहीं मालूम। और यहाँ पर भी आपकी टोटल फाइनेंसिंग नहीं मालूम, 17000 आपको पता है कि आपने रीपेमेंट की है और यहाँ पर टोटल भी आपको मालूम नहीं है। और एक चीज़ और देख रहे हैं, इंटरेस्ट बिल टोटल 1000 फॉर द ईयर, पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो $1000 है। यानी कि अगर आपने 6000 रुपये की पेमेंट करनी है तो उसमें से 1000 रुपये का इंटरेस्ट होगा, बाकी की प्रिंसिपल अमाउंट आपकी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, रिक्वायर्ड में फिल इन द मिसिंग अमाउंट इन द अबाउट टेबल। जो मिसिंग अमाउंट है उनको आपने फिल करने हैं इस टेबल के अंदर। तो आई होप कि आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे और इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और ईयर का। अब ये जो ब्लैक से चीज़ें लिखी हुई हैं ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पर गिवन थी, और ब्लू और ग्रीन से वो चीज़ें हैं जो कि आपने फाइंड आउट करके दिखानी है।
अब मैं इनको क्वार्टर वाइज सॉल्व करूंगा। जब एक क्वार्टर में सॉल्व करूंगा तो सेकंड क्वार्टर के लिए हमारे पास आसानी हो जाएगी। अब आपको पता है कि आपका कैश बैलेंस बिगिनिंग में कितना था, 6,000 रुपये था, और आपका टोटल कैश अवेलेबल कितना था, 71,000 था। तो अब ये टोटल कैश आप कैसे लाते हैं कि कैश बैलेंस में से कलेक्शन ऐड करवा के। अब कलेक्शन मालूम नहीं है तो फॉर्मूला आपका क्या बना, कैश बैलेंस ऐड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इज इक्वल टू टोटल कैश अवेलेबल। तो अब कलेक्शन क्या है मालूम नहीं है, तो जो कैश बिगिनिंग बैलेंस है उसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा किससे, 71 से। तो 71 से 6 माइनस हुआ तो आपकी टोटल कलेक्शन कितनी आ गई, आपकी टोटल कलेक्शन आ गई 65,000 रुपीज की। तो ये पहला फिगर यहाँ पर आपने मालूम कर लिया है। उसके बाद पहले ही क्वार्टर के अंदर आपके पास यहाँ सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था और टोटल कैश डिसबर्समेंट नहीं थी। दो फिगर एक साथ मालूम करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन एक चीज आप देख लें कि ओवर डिसबर्समेंट माइनस में कितनी आ रही है, -2। -2 का मतलब क्या है कि आपके पास कैश अवेलेबल कम होगा और डिसबर्समेंट टोटल कैश की जो हुई होंगी वो ज्यादा हुई होंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि टोटल कैश अवेलेबल माइनस टोटल डिसबर्समेंट इज इक्वल टू एक्सेस या डेफिशिएंसी। अब टोटल डिसबर्समेंट मालूम नहीं है, डेफिशिएंसी माइनस में, डेफिशिएंसी को इज इक्वल टू के उधर लाएंगे माइनस, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 71 में प्लस करवाएंगे आप 2 को, तो आपके पास आंसर टोटल डिसबर्समेंट का कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि भाई आपके पास माइनस में 2000 बैलेंस इसी वजह से आ रहा है कि आपका टोटल कैश अवेलेबल आपकी टोटल कैश डिसबर्समेंट से कम है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको सेकंड फिगर भी मालूम हो गया। जब आपको ये टोटल मालूम हो गया तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी मालूम हो जाएगा कि इसके टोटल में से जो बाकी चीजें मालूम है, ये डिविडेंड, इक्विपमेंट और परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन सब की जब आपने अमाउंट माइनस करवाई तो आपके पास तीसरा फिगर भी यहाँ पर मालूम हो गया, कितना, 28,000 रुपीज। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास -2 आ रहा है। हमने क्या बात की थी कि कंपनी का मिनिमम कैश बैलेंस एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 5,000। तो 5,000 रखने के लिए हमें 7,000 रुपए की बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी ताकि 2 ये खत्म हो जाए और बाकी का 5 हमारा एंडिंग बैलेंस रह जाए। तो 7,000 रुपए की हमने बोरोइंग्स की, ये हमारा चौथा फिगर यहाँ पर फाइंड आउट किया। टोटल फाइनेंसिंग 7,000, ये 7 प्लस का और ये माइनस किया 2 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास लास्ट फिगर भी एंडिंग कैश बैलेंस भी मालूम हो गया, यानी कि 5,000 रुपीज। ओके जी। इस 5,000 को हम लेकर जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के ओपनिंग में, यहाँ पर ये चला गया 5,000। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बिगिनिंग बैलेंस हमें मालूम है, हमें टोटल कैश अवेलेबल और अभी तक क्या चीज नहीं मालूम, कलेक्शन नहीं मालूम। अच्छा जी, कोई बात नहीं, सेकंड क्वार्टर में हम मालूम कर लेते हैं। अब ये देखेंगे डिसबर्समेंट सारी दी हुई है सेकंड क्वार्टर की और टोटल कितना दिया हुआ है, 85,000। ओके। अब यहाँ पर आपको ओवर डिसबर्समेंट कितनी दी हुई है, एक्सेस या डेफिशिएंसी में माइनस है भाई, यानी कि डेफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार भी आपकी जो डिसबर्समेंट है वो आपकी कैश से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अब एक चीज देखें कि ये मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भी अमाउंट मालूम नहीं है। ठीक है, तो चलो और मुश्किल हो गई हमारे लिए, कोई बात नहीं, आसान कर देते हैं। अब आपने यहाँ पर बोरिंग की है 15,000 रुपए की, 7 पहले से थी, 15 आपने पहले से कर ली। भाई 15 आपने क्यों की है, 15 आपने इस वजह से की है इसके आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 5,000 मेंटेन हो जाए। तो इसको देखकर जाहिर तौर पर आपको बिल्कुल वाजे हो रही है बात कि आपकी जो ये डिसबर्समेंट है वो आपकी कैश अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है। ठीक है जी। इसलिए आपने 5,000 जो है यानी कि 15,000 जो है उसकी बोरोइंग्स ली हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे कि 85,000 है, आपने 15,000 रुपये ज़्यादा लिया हुआ है, इसमें से आप क्या करवा देंगे, आप माइनस करवा देंगे। जब आप इसको माइनस करवा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास बकाया का आंसर निकल जाएगा, यानी कि 10,000 आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। 15 आपने 5 रखने ना मिनिमम,
उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवर डिस्बर्समेंट क्या होगी, इससे पहले आपने ये अमाउंट मालूम करनी है। 15,000 रखा है, 15,000 आपने जो बोरिंग्स की है वो किस लिए की है कि आपका 5 रह जाए। इसका मतलब 10 आपका क्या हुआ होगा, ओवर डिस्बर्समेंट रहा होगा, यानी कि नेगेटिव बैलेंस रहा होगा। अब नेगेटिव बैलेंस आपको 10,000 मालूम हो गया, तो 85 में से 10 को माइनस करवाएंगे तो आपके पास ये वाला बैलेंस आ जाएगा, यानी कि टोटल कैश अवेलेबल का। तो आपके पास 75,000 रुपये था, 75 में से आपके पास 85 की डिस्बर्समेंट हुई तो 10,000 का आपका नेगेटिव बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आपको कलेक्शन भी मालूम नहीं थी, तो 75 में से आपने माइनस किया 5 को, तो 70,000 की कलेक्शन आ गई। ठीक है जी, ये सारे फिगर मालूम हो गए। जब 15,000 की आपने फाइनेंसिंग की, टोटल फाइनेंसिंग 15,000, टोटल फाइनेंसिंग में से आप माइनस करवा देंगे अपना नेगेटिव बैलेंस 10,000, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू फिर से आपका जो एंडिंग बैलेंस आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 5,000। इस एंडिंग बैलेंस को जो 5,000 है इसको आप लेकर चले जाएंगे थर्ड क्वार्टर के अंदर। 5,000 हो गया ओपनिंग पहला, और कलेक्शन मौजूद थी, आपने ऐड करवाया तो टोटल कैश अवेलेबल आपके पास कितना हो गया, टोटल कैश अवेलेबल आपके पास हो गया 101 रुपये हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आपके पास यहाँ पर परचेज ऑफ इन्वेंट्री डिस्बर्समेंट में मालूम नहीं और टोटल डिस्बर्समेंट मालूम नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ओवर डिस्बर्समेंट मालूम था कि प्लस में आ रहा है एक्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो टोटल कैश अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो आपका ये फॉर्मूला कैसे होता है कि टोटल कैश अवेलेबल माइनस डिस्बर्समेंट इज इक्वल टू एक्सेस या डेफिशिएंसी। तो एक्सेस मालूम है, आपके पास डिस्बर्समेंट मालूम नहीं है, तो 11 को इज इक्वल टू उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 101 में से 11 माइनस किया तो आपके पास 90 आंसर आ गया डिस्बर्समेंट का। ठीक है जी, तो इसका फिगर आपके पास मालूम हो गया। तो 90 जब आपको मालूम हो गया तो 90 में से ये 2 और ये 10 और ये 30 आप माइनस करवा दें तो 48,000 की आपकी परचेज ऑफ इन्वेंट्री का जो फिगर है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कैश पॉजिटिव में मौजूद है, अवेलेबिलिटी आपके पास कैश की है, और अभी तक की आपकी बोरोइंग्स जो हैं वो 22,000 की है। इसमें से 11 में से कुछ पार्ट आप पे करके क्या कर सकते हैं, अपने कैश का बैलेंस 5,000 मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 11 में से अगर आप 6 पे कर दें, 6 से मुराद क्या कि ये जो 6 है इसके अंदर दो हिस्से हैं कि 1,000 इंटरेस्ट का है और जो 5 है वो प्रिंसिपल पेमेंट है। ठीक है जी, तो 11 में से आपने 6 रीपेमेंट्स की इंक्लूडेड इंटरेस्ट, और इंक्लूडेड इंटरेस्ट कितना था, 1,000 था पूरे साल का। तो नेगेटिव फाइनेंसिंग हो गई आपकी टोटल 11 में से आपने माइनस किया कितना, 6 को, और आपका एंडिंग कैश बैलेंस कितना आ गया, 5,000 रुपीज आ गया। इस 5,000 को फोर्थ क्वार्टर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वार्टर का कैश बैलेंस बिगिनिंग आपको मालूम हो गया। अब आपको कलेक्शन मालूम करनी है, ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, ये बहुत सारी चीजें आपने मालूम करके दिखानी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मालूम करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो 323 है टोटल कलेक्शन, ये पूरे साल की है, तो इसमें से आपने थर्ड क्वार्टर की, सेकेंड क्वार्टर की और फर्स्ट क्वार्टर की जो कलेक्शन है वो माइनस करवाई जब, तो आपके पास फोर्थ क्वार्टर की कलेक्शन भी आ गई। जब फोर्थ क्वार्टर की कलेक्शन आ गई, बिगिनिंग बैलेंस तो आ चुका था, तो आपने ऐड किया तो आपके पास यहाँ पर टोटल कैश अवेलेबल भी आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक कि हमें ये बात मालूम हो गई। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास ये 35 तो गिवन है, ओके, हमारे पास ये 25 गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, 25 भी हम मालूम कर लेते हैं। ये टोटल 113 था, इस 113 में से आपने ये 30 और ये 28 सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का माइनस करवाया तो 25,000 आपके पास फोर्थ क्वार्टर की सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आ गई। इसी तरीके से जब आप इक्विपमेंट परचेज मालूम करेंगे तो टोटल 36 है, टोटल में से 10, 8 और 8 ये माइनस करवाएंगे तो बाकी का ये 10 भी आपके पास आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो मालूम हो गई, तो टोटल कैश डिस्बर्समेंट आप मालूम करने के लिए इन सबको टोटल किया तो टोटल कैश डिस्बर्समेंट आपके पास कितना आ गया, 72,000। 97 में से 72,000 जब आपने माइनस किया तो एक्सेस भी आपको 25,000 का मालूम हो गया। इसी तरीके से डिविडेंड 2 4 क्वार्टर का टोटल 8 भी आपको यहाँ से मालूम हो गया, और यहाँ से परचेज ऑफ इन्वेंट्री चारों क्वार्टर की मालूम हो गई
इनको टोटल किया तो ये यहाँ पर 163 हो गया। और इसी के साथ साथ आपको टोटल ईयर की कैश डिस्बर्समेंट में 320,000 मालूम हो गई है। ठीक है जी। अब 25,000 आपके पास कैश अवेलेबल मौजूद है। 22,000 बोरोइंग्स में से आप 6 पे कर चुके हैं, बाकी रह गए क्या 22,000 रुपये में से आपने 6 पे किए जिसमें से एक इंटरेस्ट है, बाकी 5 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 22 में से 5 माइनस किया तो 17 आया। 25 में से 17 यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, यानी कि आपने रीपेमेंट्स किए। जब टोटल फाइनेंसिंग 17 की हुई माइनस किया आपने तो 8,000 रुपये का आपके पास एंडिंग कैश बैलेंस बच गया क्वार्टर का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आखिरी क्वार्टर का एंडिंग है वही ईयर का भी एंडिंग होता है, और जो पहले क्वार्टर का बिगिनिंग है वही टोटल ईयर का भी बिगिनिंग होता है। यहाँ पर 6,000, ठीक है, 6,000 यहाँ पर आ गया। 6,000 में टोटल ईयर की कलेक्शन 323 आपने प्लस की तो 329 आ गई, और टोटल डिसबर्समेंट तो आपको मालूम हो गई थी। आपने 329 में से इसको माइनस किया तो आपके पास टोटल साल का जो एक्सेस आया ना कैश में वो $9,000 का आया। और टोटल बोरिंग्स जो आपने की हुई थी वो 22,000 रुपये की थी। उसमें से आपने विद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 23 की आपने क्या की, रीपेमेंट्स की। तो 22 माइनस 23 माइनस का 1 आ गया। 9 में से आपने माइनस किया 1 को तो आपका एंडिंग कैश बैलेंस 8,000 आ गया, जो कि आपके फोर्थ क्वार्टर का एंडिंग आया था। तो आई होप कि ये लेक्चर और ये फिगर मिसिंग फिगर निकालना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और इस पर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो ही ये चीज़ें आपको कवर अप हो सकेंगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप जल्द से जल्द ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना सीख जाएं।